वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में है। हाल ही में यूएसए ने सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। ये है क्या? ये एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल मतलब कई सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, और एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज एंटी सबमरीन। मतलब सबमरीन को कैसे टैकल किया जाए ड्यूरिंग द वॉर पीरियड और इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, इसको सही तरीके से कोलैबोरेशन के साथ प्रैक्टिस की जाती है। यूएसए इस एक्सरसाइज को लीड करता है ताकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स को और बेहतर किया जाए और सभी जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज इसका हिस्सा हैं वो आपस में इसमें कोऑपरेट कर सकें। तो कौन सी कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट हैं? टोटल 6 देश इसका हिस्सा हैं। पहला तो यूएसए खुद है, देन इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। केवल 6 देश हैं इस एक्सरसाइज में। आपको इसको ज़रूर से याद रखना है। मैं नाम आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। एनुअल एक्सरसाइज है, साल में एक बार होती है। सिग्निफिकेंस ये है कि इसके माध्यम से चाइना, जिसकी नेवल पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे कंट्रोल करने में इंडियन ओशन रीजन में मदद मिलेगी जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन इमर्ज होगी। देखिए, इंडिया भी अपनी नेवल कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है। इसी उद्देश्य से अभी हाल ही में 2 नए पोसाइडन 8I मैरीटाइम रिकॉनेसेंस का मतलब होता है मिलिट्री की तरह जब कोई या फिर नेवल आर्मी जब सर्वेक्षण करने के लिए या फिर कुछ जांच पड़ताल करने के लिए जब अपने शिप्स वगैरह भेजते हैं तो उसे रिकॉनेसेंस बोलते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट किया गया है ताकि हम चाइनीज शिप्स या सबमरीन जो रीजन में आकर इंटरफेयर करते हैं उन पर निगाह रख सकें और उन्हें काउंटर कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अनाउंस किया है कि बीजिंग अब जल्दी ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अपना एक स्पेशल एनवॉय भेजेंगे। ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में अपनी पैठ को, अपने प्रभाव को और बेहतर तरीके से बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है अफ्रीकन लैंड का। अगर आप इसे मैप में देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है। इसमें 4 देश आते हैं टोटल। एक तो इथियोपिया हो गया, दूसरा इरिट्रिया, तीसरा जिबूती। जिबूती यहाँ पे छोटा सा देश है जहाँ पे मैं ये रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये इसका रीजन है जिबूती का, ठीक है। और ये है सोमालिया। तो ये 4 देश मिलकर बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो 4 देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। ये एक्चुअली में 100 ऑफ किलोमीटर अरेबियन सी या इंडियन ओशन में आपको घुसा हुआ दिखेगा। गल्फ ऑफ एडन के सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। मेडवल पीरियड में या फिर एंसेंट पीरियड में इसे बिलाद अल बर्बर कहा जाता था, यानी कि लैंड ऑफ बर्बर्स। इनकी लैंग्वेज बर्बर हुआ करती थी जो इस रीजन में रहने वाले लोग थे। तो एक एथनिसिटी है बर्बर, ओके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। अभी हाल ही में कजाकिस्तान में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। कजाकिस्तान में काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है। वहाँ पर सरकार ने जो सब्सिडी थी LPG पर उसे ख़त्म कर दिया, जिसके बाद LPG के दाम 2 गुने हो गए, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। इसके अलावा सरकार में काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, लोग पहले से भी नाराज़ थे, और LPG के प्राइसेस में इस सडन हाइक ने उन्हें एक रीज़न दे दिया और वो सड़कों पर उतर आए। जो गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट हैं उनमें तोड़ फोड़, आगजनी की जाने लगी और काइंड ऑफ सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई है। इस सिचुएशन में कजाकिस्तान ने मदद मांगी है रशिया से या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO से। CSTO एक ग्रुपिंग है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें टोटल आते हैं ये देश। मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ: अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। तो 6 देश इसका हिस्सा हैं। इन 6 देशों में देखिए इसका बेसिक अरेंजमेंट कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसे 15 जून 1992 को साइन किया गया, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 देश उसमें से निकल गए। तो इन लोगों ने आपस में मिलकर ग्रुपिंग तैयार की और ये 2002 से इफेक्टिव हो गया। इसे ताशकेंट पैक्ट या फिर ताशकेंट ट्रीटी के नाम से पुकारा जाता है। हेडक्वार्टर्ड है रशिया के मॉस्को में। CSTO का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रीजन में पीस को बेहतर किया जाए और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़िया किया जाए। कलेक्टिव बेसिस पे इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी जो मेंबर स्टेट्स की है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। CSTO की मेंबरशिप का मतलब ये है कि ये किसी और जो मिलिट्री अलायंस है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। यहाँ पे आपको पता है टारगेट किसको कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं नाटो को। मतलब ये 6 देश नाटो की मेंबरशिप नहीं ले सकते। रशिया को तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, बाकी के 5 देश भी ना लें, इस चीज़ को इंश्योर करती है ये ट्रीटी।
सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर किसी एक मेंबर के ऊपर कोई अटैक किया जाता है, कोई थ्रेट क्रिएट किया जाता है, तो सिक्योरिटी एश्योरेंस होता है सभी देशों की ओर से कि इसे हम सभी लोगों के ऊपर एक अटैक कंसीडर करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ये कितना होता है ये तो क्वेश्चनेबल है, बिकॉज अभी देखिए कजाकिस्तान के सिचुएशन में तो रसिया ने लीड किया और एक जो ट्रूप्स का डिस्पैच है वो कजाकिस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पे कहेंगे तो देखने में लग रहा है कि CSTO जो है वो बढ़िया काम कर रहा है और कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो इनका प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लाइक अभी अर्मीनिया और अजरबैजान में जब एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो अर्मीनिया भी CSTO का पार्ट था, लेकिन CSTO उसकी मदद के लिए नहीं गया। तो ये भी अपने हिसाब से देखते हैं कि अगर इनके बहुत हित नहीं नुकसान में है तब तो ये मदद के लिए जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। अब सिविल वॉर की सिचुएशन है तो कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होगा नहीं, तो घुस गए हैं वहाँ पे। फर्दर जो रशिया है वो US के ऊपर आरोप भी लगा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे इमर्ज हुआ है, सिविल वॉर की जो सिचुएशन आई है, वो रशिया आरोप लगाता है कि USA ने क्रिएट करवाया है। जो CSTO है वो एक कंट्री के अगेंस्ट में एग्रेशन को सभी कंट्रीज के अगेंस्ट मानता है। प्रैक्टिकल इशू क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वही बात है कि अभी अनक्लियर है कि प्रैक्टिकली इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अर्मेनिया के केस में तो कम से कम इन्होंने फॉलो नहीं ही किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल महाकाली रिवर के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी एक MOU अप्रूव किया है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके तहत जो धारचूला का रीजन है, नेपाल का भी और इंडिया का भी, उसके बीच महाकाली नदी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, महाकाली रिवर एक ट्रांस बाउंड्री इंटरनेशनल रिवर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। इसे काली नाम से भी पुकारा जाता है। ये ट्रांस हिमालयन रीजन जो है, एक काला पानी वहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है वहाँ पर एंटर कर जाती है। देखिए उत्तराखंड में इसका एक आपको बड़ा कैचमेंट एरिया मिलेगा और एक बड़ा हिस्सा नेपाल में भी मिल जाएगा। ये निकलने के बाद ज्वाइन कर लेती है घाघरा नदी को और फिर घाघरा नदी जाके मिल जाती है गंगा में। तो महाकाली घाघरा में मिलती है और घाघरा गंगा में, ये याद रखिएगा। रिवर महाकाली के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी है क्योंकि ये टफ टेरेन से होकर गुजरती है। कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ रन किए जा सकते हैं अंडर इंडियन रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1954 के बारे में है। एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया उड़ीसा के स्टेट कैबिनेट के द्वारा, जिसके तहत उन्होंने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1954 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। इसके तहत जगन्नाथ टेम्पल की जो अथॉरिटी है उन्हें लैंड ओनिंग राइट्स क्लियरली दे दिए गए हैं। बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। देखिए 1806 में अंग्रेजों ने जगन्नाथ टेम्पल का जो मैकेनिज्म था उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने इसके मैनेजमेंट के संबंध में कुछ रेगुलेशंस इशू किए। इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी लोग जगन्नाथ टेम्पल को विजिट करेंगे उन्हें एक ड्यूटी या टैक्स देना होगा। उस समय वो लोग इसे जुगन्नाथ टेम्पल कहा करते थे, कॉलोनियल रूलर्स। ठीक है, तो जो भी लोग वहां पे जाते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। फर्दर टेम्पल में सीनियर प्रीस्ट कौन होंगे उसको अपॉइंट करने का अधिकार भी, उन्हें भी अपॉइंट करने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। लेकिन 3 साल बाद बदलाव किए गए और जो खुर्दा के राजा थे उन्हें कुछ अधिकार दे दिए गए। हालांकि कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के पास कुछ अधिकार तब भी बने हुए थे। फिर हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद 1952 में उड़ीसा की सरकार ने एक एक्ट पास किया, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954, यानी कि 2 साल बाद ये इफेक्टिव हो गया। इसमें कुछ बेसिक प्रोविजंस थे कि टेम्पल के पास क्या लैंड राइट्स होंगे, जो प्रीस्ट हैं उनके क्या काम होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी के पास क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, जो राजा ऑफ पुरी हैं और अन्य लोग जो इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनके क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे। इन सभी चीज़ों को इस एक्ट में मेंशन किया गया। वैसे तो लैंड राइट मंदिर के पास है, लेकिन अगर उन्हें उसे लीज पे देना है या बेचना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इस अमेंडमेंट के बाद यह बदलाव कर दिया गया है कि अब उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। वो लैंड उनकी है, वो जैसे चाहें उसे बेचें या फिर लीज पे दें। हालांकि एक एडिशनल कॉर्पस ऑफ फंड उन्हें तैयार करना पड़ेगा, जो भी लीज या फिर बेचने के बाद पैसे उन्हें मिलेंगे उससे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी के बारे में है। अभी हमने देखा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी में एक बहुत ही मैसिव ब्रीच देखने को मिली। जब वो पंजाब के फिरोजपुर की विजिट पे जा रहे थे, उस दौरान एक ब्रिज पे उनकी व्हीकल को प्रोटेस्टर्स के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया और ये ब्लॉकेड 20 मिनट तक बना रहा, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा। ये सिक्योरिटी ब्रीच क्यों और कैसे हुई, इसी बात को संज्ञान में लेते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी 3 मेंबर्स की एक इंक्वायरी कमेटी को गठित कर दिया है। इसे लीड किया जाएगा सुधीर कुमार सक्सेना जी के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं। सिक्योरिटी को हैंडल करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी
भी मतलब कुल मिला के इस पद पे ये हैं। इसके अलावा बलबीर सिंह जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईबी के, और एस सुरेश जो कि आईजी हैं एसपीजी के, वो भी इसका हिस्सा होंगे। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट में लैप्स हुआ है, इनका काम होगा उसकी जांच पड़ताल करना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि सीसीईए ने अप्रूव कर दिया है फेज 2 इस पूरे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का। इसका फेज 1 रनिंग है, फेज 2 भी आ गया। इसके जरिए देखिए जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट होती है, चाहे वो सोलर से हो या फिर विंड से हो, उसे हम एक ग्रिड या स्टेशन से कनेक्ट कर देते हैं। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था ताकि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की और बेहतर की जा सके। इसके फेज 1 की बात करते हैं। इसका फेज 1 8 ऐसे राज्यों में चल रहा है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की अच्छी खासी कैपेसिटी है, जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो भी खर्चा आता है 40% केंद्र सरकार देती है ग्रांट के फॉर्म में, 20% स्टेट इक्विटी में गैदर करता है, कलेक्ट करता है, 40% लोन मिल जाता है KfW बैंक जो जर्मनी से बिलोंग करता है उससे। फेज 2 का जो प्रोजेक्ट है इसे 7 स्टेट्स में चलाया जा रहा है, लाइक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें 33% असिस्टेंस केंद्र सरकार का है। इसके माध्यम से 2030 तक जो हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 450 गीगावाट का, हम उसे अचीव कर पाएंगे, इसमें थोड़ी मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोसा एक्ट के बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक गाइडलाइन या एक पिटीशन रखी गई है। पिटीशन में यह कहा गया है कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो भी महिला हैरेसमेंट का केस लेकर आती है उसकी डिटेल को एडवोकेट या कोई भी व्यक्ति मीडिया या जर्नलिस्ट के साथ शेयर नहीं करेगा, ताकि वो अपने केस को शांति के साथ लड़ सकें और जबरदस्ती एक हैरेसमेंट के मामले में पब्लिक डोमेन में उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर ना किया जाए। हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस है उस पर एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में विशाखा गाइडलाइंस जारी करी, जिसमें वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके इसके लिए क्या किया जाए, प्रावधान किए गए। उसी को आधार बनाकर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 आया। इसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि जो भी एम्प्लॉयर हैं, अगर उनके पास 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय हैं तो उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। हैरेसमेंट के किसी भी केस में उनके पास सिविल कोर्ट जैसा अधिकार होगा एविडेंस गैदर करने का। अगर कंप्लाई नहीं किया गया प्रावधानों के साथ तो पनिश किया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। बार बार कंप्लाई नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज के ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज किस पर्पज से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रोन्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बताया गया है कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्पज से काम करेगी, आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, आप जानते रहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉम्बैट ऑपरेशन, कम्युनिकेशन और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन के तौर पे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री सर्विलांस सिचुएशन एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल, वीवीआईपी की सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लैंड रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी राइट को इंश्योर करने के लिए इसका यूज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिसिन की डिलीवरी, सैंपल का कलेक्शन, इसमें इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट, इंसिडेंस रिस्पॉन्स, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये रियल टाइम सर्विलांस कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस का थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंटी पोचिंग एक्शंस में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए या पोल्यूशन असेसमेंट के लिए ड्रोन यूज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए या फिर एंटी लोकस्ट वर्क के लिए, जब वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं तो उसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको स्लाइड रिव्यू दे दिया काफ़ी शॉर्ट में, तेजी से जानते रहिए। बहुत अनयूजुअल है कि यूपीएससी पूछे कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्पज से इस्तेमाल कर सकती है ड्रोन, क्योंकि ड्रोन के कई सारे यूज हो सकते हैं। स्टिल अगर कुछ गाइडलाइन आई है तो जानते रहिए आप। रिविजन करते हैं। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, रशिया लीड करता है इस एक्सरसाइज को, गलत हो जाता है यहीं पे, यूएस लीड करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, दैट्स ट्रू। सीएसटीओ में मेंबर है इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गलत है कि सही? इंडिया आ गया तो काट दीजिए, गलत हो गया। महाकाली रिवर ट्रांसबाउंडरी रिवर है इंडिया नेपाल के बीच में, दैट्स ट्रू।
सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, गलत है। ये सिक्योरिटी ब्रीच जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मुहैया उससे रिलेटेड है। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।